हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। सबसे पहले बात तो ये आती है कि दिल्ली के सुल्तान के बारे में हमने जो पहले टॉपिक में देखा था उसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास 5 मुख्य सल्तनत थी जो इस समय आती है, और उन्हीं 5 सल्तनतों को हम दिल्ली सल्तनत के तौर पे जानने का काम करते हैं, जो कुछ इस प्रकार से थे। जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले जो था वो तुर्की थे, फिर खिलजी आता है, फिर तुगलक आते हैं। इसके साथ हमारे पास आता है सैयद वंश आता है, और फिर अंत में लोधी वंश आते हैं। हम यहाँ बात ये करने वाले हैं आज के टॉपिक में कि इन सभी दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, किस प्रकार से मिलती है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर विस्तार से बात करने वाले हैं क्लास। तो बात ये आती है कि यदि हम किसी सल्तनत के बारे में जानकारी के संदर्भ में यदि बात करते हैं, तो सबसे आम जो तरीका है जानकारी प्राप्त करने का वो है उनकी किताबें। उनकी किताबें से मतलब ये हुआ कि उनके समय में जो कवि आया करते थे, या फिर उनके समय में जो बाहर से यात्री आया करते थे, यात्री, इन दोनों के द्वारा उनकी जीवनी से हमें संबंध की जानकारी मिल जाती है कि दिल्ली के सुल्तान किस प्रकार से रहा करते होंगे, या उनकी नीतियाँ क्या थी, उनके कार्यक्रम क्या थे। इन सभी के बारे में हमें विस्तार से जानकारी उनके लिखी गई किताबें, जीवनी और उनके द्वारा ग्रंथों से जानकारी मिल जाती है। तो क्लास कहता है कि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य। तो पहला तो हो गया जानकारी के दूसरे तरीके क्या हो गए, तो दूसरा है हमारे पास अभिलेख, तीसरा है हमारे पास सिक्के, और चौथा है हमारे पास स्थापत्य। अब स्थापत्य क्या होता है? स्थापत्य का मतलब होता है इनके द्वारा बनाए गए मंदिर, मस्जिद, या फिर इनके द्वारा बनाए गए किले या मीनार। इन सभी से हमें इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। कहता है कि मगर और भी महत्वपूर्ण है वे इतिहास, तारीख है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की फारसी भाषा फारसी में लिखे गए थे। मतलब कि इनके जो किताबें थी वो किताबें किसमें लिखी गई, तो वह फारसी भाषा में लिखी गई थी। किसमें? वह फारसी भाषा में लिखी गई थी। इस किताबों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वह उनके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिल जाती है। प्रशासन मतलब शासन करने की कला, शासन की कला की जानकारी मिल जाती है कि उन्होंने किस प्रकार से अपने साम्राज्य के शासन को बढ़ाने का काम चालू किया होगा। लेकिन बात यह आती है कि जब हम किसी किताब को लिखने का काम करते हैं तो किताब में सबसे मेन पार्ट होता है उसका एक पन्ना होता है। क्या होता है? उसका एक पन्ना होता है। तो यहाँ पर जो किताबों को बनाने का काम चालू होते थे, उनके पन्नों को किस प्रकार से चलाया, उसको बनाया गया, तैयार किया गया, उसके बारे में कुछ कार्यक्रम दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला जो आप देख रहे हो इस पिक्चर में, इस सबसे पहले पिक्चर में दिखाया गया कि पहले कागज को तैयार किया गया। हमें लिखने से पहले कागज को तैयार करना पड़ता था, कितना लंबा कागज होगा, कैसा, कितना मोटा होगा, उसका कलर कैसा होगा, डिफरेंट टाइप की चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया था। दूसरा था लेखन कार्य। अब ये जो व्यक्ति है ये इसके ऊपर बैठ करके इसके ऊपर लिखने का काम कर रहा है। मैं इसके डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो ये इसके ऊपर लिखने का काम कर रहा है। थोड़ा सा लगता है कुछ और ही बदलना पड़ेगा मुझे। फिर कहता है महत्वपूर्ण शब्द और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने का पिघला कर उसका प्रयोग किया गया। जैसे कि इसने क्या किया ना, तो इसने लिखने के लिए, जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी जा रही है तो इसके शब्दों को आसपास इसने सोने के पट्टे का इस्तेमाल किया। मतलब सोने के यहाँ पर धातु का इस्तेमाल किया गया बड़े स्केल पर। फिर जिल्द को तैयार किया गया। देख रहे हो इसके ऊपर जिल्द, ये जिल्द तैयार किया गया है। जिल्द को हम क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? इसको हम कहते हैं बुक जैकेट कहते हैं। बुक का जैकेट मतलब जिसके चारों ओर ओढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं बुक जैकेट कहते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े स्केल पर इस समय किए गए थे ताकि किताबों की सुरक्षा की जा सके।
इस प्रकार से बनाई गई जो किताबें होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं क्या? इन्हीं को हम कहते हैं पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को हम पांडुलिपि कहते हैं। क्योंकि इसको जो बनाने का काम किया गया था वो हाथों से किया गया था। किसे? हाथों से किया गया। तो जो भी किताबें हाथों से की जाती है उसे हम कहते हैं क्या? उसी को हम कहते हैं पांडुलिपि के नाम से जानने का काम करते हैं। प्लस आगे देखो कहता है क्या? तबरीक के लेखक। अब यहाँ पर जो किताबें हमने देखी इसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ सेंटेंस कह रहा है। कह रहा है कि तबरीक के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति हुआ करते थे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी लोग यहाँ पर आते थे लिखने के लिए वह कुछ खास लोग हुआ करते थे, जैसे कि वो कवि हुआ करते थे या यात्री हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है या वो तो सचिव होंगे या लेखक होगा या प्रशासक होगा, कवि होगा, दरबारी होगा, ऐसे कुछ लोग हुआ करते थे जिनका मेन काम था घटनाओं का वर्णन करना, घटनाओं के बारे में विस्तार से बताना। जैसे कि मान लिया जाए कि अब राजा कहीं पे गया, अब राजा जहाँ पर जा रहा है वहां पर क्या होगा? तो यहाँ पर या तो युद्ध होगा या संधि होगी। तो जो भी होगा ना उसके बारे में बताने का काम इनके द्वारा बड़े स्केल पर किया गया था। शासकों को प्रशासन से संबंधित सलाह देते थे। अब इनका जो काम था, अब ये जितने भी लोग आप देख रहे हो इन सभी का एक मेन काम था राजा को सलाह देना। राजा को क्या देना? सलाह देना। लेकिन ये जो सलाह देने की बात आती है ये किन चीज़ों को लेकर सलाह देना? तो प्रशासन के कामों को लेकर के, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव के कामों को लेकर के सलाह देने का काम किया गया था। कहता है कि वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय संगत, अब ये न्याय संगत का मतलब क्या होता है? न्याय संगत की यदि बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करना और बुरे के साथ बुरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करना, ये इसकी खासियत मानी गई थी इस समय। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो क्लास कहता है कि 13वीं सेंचुरी में एक इतिहासकार है जिसका नाम है फक्र मुदव्विर था। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था। सैनिक वेतन के बिना नहीं। वेतन आता है किसानों से और वो उससे राजस्व आते हैं। मगर किसान भी राजस्व तभी दे सकते हैं जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। और ये तभी होगा जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन कर सके या उसको प्रमोट करता हो। मतलब कि राजा समाज में देखे कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, इसका सारे काम जो होता है वो राजा के अंडर में ही पूरा करना कंपलसरी माना जाता है। प्लस इसी में हमारे पास कुछ और देखा जाए तो इसमें कुछ और सेंटेंस आते हैं। जैसे कहता है कि ये कुछ और बातें ध्यान दे रखते हैं, जैसे कि तवारीख के लेखक। तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते होंगे। अब देखो कुछ बात यहाँ पे ध्यान देना, जब तवारीख की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे रहेंगे? ये नगरों में रहा करते थे। नगरों में जब ये रहेंगे तो इनके द्वारा जो ज्ञान रहेगा, इनके पास जो जानकारी रहेगी, ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा सीमित रहेगी। क्या रहेगी? सीमित जानकारी इनके पास रहेगी। इस प्रकार के सीमित जानकारी रहने से क्या घाटा होगा? तो ये गांव के बारे में पूरे अच्छे तरीके से राजा को सलाह नहीं दे पाएंगे। ना तो इन्हें इनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता कर पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में उनके पास नॉलेज होगा ही नहीं। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने के आशा में लिखा करते थे। मतलब कि जो भी यहाँ पर लेखक होगा वह लेखक इसमें लिखे गए किताब का जो मुख्य मकसद होगा, मुख्य जो उद्देश्य होगा, जो एम होगा, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो पहला तो होगा इनाम प्राप्त करना और अधिक मात्रा में पैसे को प्राप्त करना इनका मेन काम होता है। तीसरा होता है कि ये शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित समाज को बनाए रखने के बारे में सलाह दिया करते थे।
मतलब कि यहाँ पर जो भी लेखक हुआ करते थे, लेखक का एक काम और भी था, और वो क्या काम था? वो काम था आपका जन्मसिद्ध अधिकार को और लिंग भेद को बढ़ावा देना, प्रमोट करना। इसको प्रमोट करने का इनका मेन काम था। मतलब कि जो राजा होगा वही राजा का बेटा राजा बनेगा। यहाँ पर जो महिलाओं को जन्म के साथ जो अधिकार दिए गए हैं वही अधिकार यहाँ पर सभी लोगों को पालन करने का काम होगा, और हर एक व्यक्ति को मानना कंपलसरी होगा। ऐसे कुछ चीज़ों को यहाँ पर लागू किया गया। ऐसे जन्मसिद्ध के बारे में देखो कहता भी है कि कहता है जन्मसिद्ध अधिकार जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा करता है। जैसे कि लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है, पुरखों से ही मिल जाता है। आप इसके बारे में ना तो रोक सकते हो, ना टोक सकते हो, ना ही किसी को बोल सकते हो। लिंग भेद के बारे में कहता है कि स्त्रियां और पुरुषों के बीच सामाजिक और शारीरिक रचना संबंधी अंतर पाए जाते हैं। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। पुरुष जो होते हैं महिलाओं की तुलना में ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इसमें कहता है कि 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। अब यहाँ से एक एमसीक्यू आता है, यहाँ से एक एमसीक्यू आता है कि इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान थी, जो सिंहासन पर बैठती है। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। इसने इस बात को स्वीकार किया है, मिनहाज ए सिराज ने इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। इसका कारण ये था क्योंकि शासन के अंदर जितने भी लोग शासन करते हैं उसमें अनेक लोगों का इसमें वर्चस्व होता है, दावेदारी होती है। उन लोगों ने इसको मानने से मना कर दिया था। दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे, और सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। इससे संबंधित एक टॉपिक और है, आइए मैं समझा देता हूँ उसके बारे में। तो यहाँ पे कहता है कि जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान जो पोस्ट पर आती है, मतलब कि अपने जो पद पर आती है, वो पद पर कब आती है? तो वो आती है 1236 से लेकर के 1240 के बीच में वो आती है। अपने अंतिम दिनों में इल्तुतमिश के सम्मुख उत्तराधिकारी की प्रमुख समस्या थी। इल्तुतमिश ने अपने किसी भी पुत्र को सुल्तान बनने के काबिल नहीं समझा। उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु उसकी मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज सेना के कुछ अधिकारियों की सहायता से गद्दी पर बैठ गया, और दिल्ली की जनता के समर्थन से तथा कुछ सैन्य अधिकारियों के सहयोग से रजिया गद्दी पर बैठ गई थी। तो गद्दी पर पहले कौन बैठा था? पहला उसका बैठा था बेटा, इसका नाम था रुकनुद्दीन था। फिर इसके बाद कौन बैठा था? फिर बैठी थी रजिया। मतलब कि रजिया पहले नहीं आई थी, रजिया बाद में आई थी। आगे कहता है इसमें क्या, इसमें इसी के साथ एक बात कहता है कि अपनी खूबियों के बावजूद रजिया बेहद बेहतर शासन नहीं कर पाई, क्योंकि मुख्यतः उसने गैर तुर्कों को कुलीन वर्ग के बराबरी का दर्जा देकर तुर्की अमीरों में विरोध पैदा कर दिया। इसमें सबसे मुख्य उत्तेजित करने वाला जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था अबीसियाई मलिक मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए खनून नियुक्त करना रहा। लेकिन घोड़ों का मालिक, क्योंकि उसने घोड़े के मालिक को उसने क्या कर लिया था? तो नियुक्त करने का काम चालू किया था। ऐसे कई और मुद्दे थे जो अन्य गैर तुर्कों की नियुक्ति ने भी आग में घी डालने का काम किया, और तुर्की के नियुक्ति के कारण ही रजिया सुल्तान को लोगों ने मानने से मना कर दिया। विद्वान मानते हैं कि महिला होने के बावजूद वह दूसरों के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहती थी। अतः दरबार ने उनके क्षेत्रों में विरोध करना चालू कर दिया, और उन्होंने उसे महिला की मर्यादा भंग करने, अभी सियाही सरदार याकूब के साथ अति करीबी होने का आरोप लगाया गया, और वो सरदारों द्वारा पराजित हुई और मारी गई। इस प्रकार से उसका शासनकाल छोटा सा रहा, मात्र 1240 में उसका शासनकाल समाप्त हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर दूसरा शासनकाल आता है जिसका नाम होता है नसरुद्दीन महमूद के द्वारा इसका शासनकाल आगे बढ़ाया जाता है। चलते आगे आगे वाले पॉइंट में, तो इसमें कहता है कि जैसे ही उनका शासनकाल खत्म होता है उनके जगह पर नसरुद्दीन शासन करने चला आता है। अब यहाँ पर बात आती है रजिया के बारे में। तो रजिया के बारे में जो जानकारी मिलती है, ये जानकारी का जो मुख्य सोर्स हमारे पास होता है वो होता है मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज की किताब से मिल जाती है।
मिन्हाज सिराज ने बताया कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उनके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रानी का शासन इस व्यवस्था में विरोध जाता है, इसीलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा जो कि मर्दों की सूची में नहीं आती, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। मतलब कि उसने समाज के अंदर महिला पुरुषों को बनाया, इसका क्या फायदा हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। किसका वंश था? तो काकतीय वंश का राज था। कहाँ पर? वारंगल, आंध्र प्रदेश के वारंगल में। उस वंश की रानी रुद्रदमा के व्यवहार पर रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। एक और महिला शासक थी जिसका जो सॉरी कश्मीर की रानी दिद्दा, उसका नाम दीदी से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो हमारे पास ऐसे तीन प्रमुख रानी मिल जाती है। जैसे कि पहला यदि देखा जाए तो पहला हमारे पास थी रजिया सुल्तान थी। हमारे पास दूसरा जब मिल जाता है उसका नाम था यहाँ पर रुद्र माँ देवी था। जो तीसरा हमारे पास इसमें मिल जाता है वो है आपके पास कश्मीर की रानी बिद्दा। अ, हाँ, रानी बिद्दा। तो ऐसे तीन जो लोग मिल जाते हैं ये भारत के अंदर उनके शासन के विचार को प्रभावित करने का काम चालू करते हैं। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं क्लास, तो इसमें देखो कहता है क्या, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है और वो ये है कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार और उनके क्षेत्रों के बारे में जानकारी से जुड़ा क्वेश्चन आ जाता है क्लास। तो इसके टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो यह टॉपिक आपको कैसा लगा यहाँ तक आप जरूर बताइए और हमें अपने कमेंट के माध्यम से हमारे दिए गए वीडियो के बारे में आप अपना सलाह दे सकते हैं। यदि कोई गलतियां हैं तो बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद क्लास।